सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, इन विधियों में कौन सी विधि अधिक उत्तम है, ऐसा क्यों है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करने के लिए हम लेड चैम्बर प्रोसेस का अधिक उपयोग करते हैं। आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में इन सब की स्टडी करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज के क्रम में ये हमारा 6th वीडियो लेक्चर है। 5th वीडियो लेक्चर में हमने सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि अर्थात कॉन्टैक्ट प्रोसेस का अध्ययन किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम H2SO4 बनाने की लेड चैम्बर प्रोसेस की स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने अपने 5th वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किया था कि लेड चैम्बर प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस दोनों ही एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनका चित्र अपने चार्ट पेपर पर, कार्डबोर्ड पर या फिर प्रैक्टिकल फाइल में बना करके सबमिट कर सकते हैं, जिससे कि आपका एक अच्छा वाइवा हो सकता है। अब प्रश्न ये आता है कि लेड चैम्बर प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस दोनों में से कौन से प्रोसेस अधिक उपयोगी हैं। तो इसको हम एक डिफरेंस के द्वारा समझ सकते हैं। यदि हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात करें तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम प्लेटिनम उत्प्रेरक का यूज़ करते हैं, जबकि हम लेड चैम्बर प्रोसेस में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस से निर्मित H2SO4 बहुत शुद्ध होता है, जबकि लेड चैम्बर प्रोसेस से निर्मित H2SO4 कम शुद्ध होता है। उसकी परसेंटेज, उसकी शुद्धता की प्रतिशत मात्रा लगभग 70% होती है। तीसरा एक मुख्य अंतर ये है कि संपर्क विधि द्वारा निर्मित H2SO4 का यूज़ उसके बहुत अधिक शुद्ध होने के कारण हम हाई क्वालिटी लैब्स में करते हैं, जबकि लेड चैम्बर प्रोसेस द्वारा निर्मित H2SO4 जो कि कम शुद्ध होता है, उसका यूज़ फर्टिलाइज़र के निर्माण में, उर्वरकों के निर्माण में तथा टॉयलेट क्लीनर के रूप में किया जाता है। लेड चैम्बर प्रोसेस द्वारा निर्मित H2SO4 को समझने से पहले आप एक बार हमारा 5th वीडियो लेक्चर, जिसमें कि हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा H2SO4 का निर्माण करना सिखाया है, समझाया है, उसको आप अवश्य देखें ताकि आप इनके कंपैरेटिव स्टडी करें। आइए लेड चैम्बर प्रोसेस द्वारा निर्मित H2SO4 का रेखा चित्र के डिस्कशन की बात करते हैं। इसका एक सुंदर सा चित्र सामने आप ग्रीन बोर्ड पर बना हुआ देख रहे होंगे। इसका डिस्कशन को सुनने से पहले आप इसके चित्र को अपनी कॉपी पर ज़रूर बना लें। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप इसका चित्र आसानी से बना सकें। जैसा कि सामने आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर ऊपर नीचे 2 चैम्बर दिए गए हैं। ऊपर वाले चैम्बर को हम नाइटर कक्ष कहते हैं। ये एक भट्टी होती है जिसमें कि सोडियम नाइट्रेट और H2SO4 को जलाया जाता है, जिससे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड हमको प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कौन सी रिएक्शन होती है, इसकी स्टडी हम आगे वीडियो में कर लेंगे। ठीक इसके नीचे एक और चैम्बर है जिसको हमने पायराइट कक्ष बोला है। पायराइट कक्ष में सल्फ़र के बर्नर या कॉपर पायराइट के बर्नर को हम जलाते हैं, जिससे कि SO2 गैस उत्पन्न होती है। उत्पन्न नाइट्रोजन के ऑक्साइड और SO2 दोनों अशुद्ध होते हैं। इनमें अधिकतर धूल की अशुद्धि होती है। धूल मुक्त करने के लिए इनको हम धूल कक्ष में प्रवाहित करते हैं। धूल कक्ष में ऊपर से भाप हम भेजते हैं और नीचे से हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फ़र के ऑक्साइड भेजते हैं, जिससे कि धूल की अशुद्धि दूर हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। धूल कक्ष से अगला चित्र आप ग्लोबर कक्ष का देख रहे होंगे। ये एक इम्पोर्टेंट चित्र है क्योंकि यहीं से हमको 70% सांद्रता का H2SO4 हमको प्राप्त होता है। लेकिन इस टैंक की स्टडी करने से पहले हम इस ग्लोबर कक्ष की स्टडी कर लेते हैं। इस ग्लोबर कक्ष में क्वार्ट्ज के पत्थर भरे हुए होते हैं। नीचे से आने वाली SO2 इस 65% H2SO4 में डिज़ोल्व हो जाती है, जिससे कि हमको 70% सांद्रता का H2SO4 टैंक में प्राप्त हो जाता है। ग्लोबर कक्ष की स्टडी करने के उपरांत आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 लेड चैम्बर यानी कि शीश कक्ष दिखाए गए हैं। इनकी संख्या 2 या 3 हो सकती है। इन कक्ष में ही 65% सांद्रता का H2SO4 निर्मित होता है। यहाँ पर SO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल आपस में रिएक्शन करके 65% सांद्रता का H2SO4 निर्मित
करते हैं, जिसको कि हम यहाँ से निकाल कर के इस ग्लोबल कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिससे कि हमको 70% सांद्रता का H2SO4 प्राप्त हो जाता है। अधिकांश रिएक्शन इस लेड चैम्बर में ही अर्थात शीर्ष कक्ष में ही होती है। जो SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड यहाँ पर रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, उनको बाहर निकाल करके इस गैलूसाक कक्ष में, जिसमें कि कोला भरा हुआ है, उसमें अवशोषित करा देते हैं। जो कोला यहाँ पर SO2 को और नाइट्रोजन के ऑक्साइड को अवशोषित करता है, उसी का दहन हम यहाँ पर नाइट्रस कक्ष में करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लेड चैम्बर प्रोसेस एक चक्रीय विधि है। इसमें बनने वाला प्रत्येक मटेरियल यूज़ किया जा सकता है, उसको हम पुनः पुनः यूज़ कर सकते हैं। यही कारण है कि लेड चैम्बर प्रोसेस से बनने वाला H2SO4 सस्ता होता है। जो SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड इस गैलूसाक कक्ष में कोले के द्वारा अवशोषित नहीं किए जा सकते हैं, उनको हम बाहर निकाल करके फिर से इस ग्लोबल कक्ष में या फिर इस धूल कक्ष में वापस भेज देते हैं। इस लेड चैम्बर प्रोसेस से हम 70% सांद्रता का H2SO4 प्राप्त कर लेते हैं। आपको ये डिस्कशन समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये डिस्कशन समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को फिर से रिमाइंड करके फिर से एक बार इसका डिस्कशन अवश्य सुन लीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है। ये एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसका एक रेखा चित्र सामने बना हुआ है और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चैम्बर है वह ग्लोबल कक्ष है। इस ग्लोबल कक्ष से ही हमको 70% सांद्रता का H2SO4 प्राप्त होता है। चित्र के डिस्कशन के पश्चात आइए विभिन्न चैम्बर्स में होने वाली रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। पहला यहाँ पर हमने चैम्बर जो लिया है वह पायराइड कक्ष है। पायराइड कक्ष में हम सल्फर के बर्नर का दहन करते हैं, जिससे कि SO2 गैस बनती है। H+O2 = SO2। कभी कभी हम यहाँ पे कॉपर पायराइट भी ले लेते हैं, जो कि एक आयरन का ओर है। जब हम उसको ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो SO2 गैस बनती है 4Fe2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चैम्बर नाइट्रस कक्ष है। नाइट्रस कक्ष ये एक भट्टी होती है जिसमें कि हम सोडियम नाइट्रेट और H2SO4 का दहन करते हैं। ये जो H2SO4 है ये हम गैलूसाक कक्ष से निर्मित जो कोयला है उससे हम प्राप्त करके उसका यहाँ पर दहन करते हैं। तो इस प्रकार से हमको HNO3 प्राप्त होता है। 2NaNO3 + H2SO4 = Na2SO4 + 2HNO3। ये जो HNO3 है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हमको प्राप्त होते हैं। 4HNO3 = 4NO2 + 2H2O + O2। तीसरा महत्वपूर्ण कक्ष लेड कक्ष है, जिसको हम लेड चैम्बर भी बोलते हैं। यहाँ पर SO2 ऑक्सीजन और भाप की उपस्थिति में अभिक्रिया करके H2SO4 का निर्माण करती है। यहाँ पर ये H2SO4 यहाँ पर प्राप्त हमको हो जाएगा और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल या प्रयुक्त किए जाते हैं। और इस प्रकार लेड चैम्बर प्रोसेस में 65% सांद्रता का H2SO4 निर्मित हो जाता है। जब आप इन चैम्बर्स का डिस्कशन करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे, तो इन चैम्बर्स में होने वाली रिएक्शंस को भी आप इंडिकेट करेंगे। लेड चैम्बर प्रोसेस के विभिन्न कक्षों में होने वाली रिएक्शंस आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखी हुई देख सकते हैं। पायराइड कक्ष में सल्फर के बर्नर का दहन करते हैं, जिससे कि SO2 गैस बनती है। कभी कभी हम यहाँ पर कॉपर पायराइट के बर्नर भी यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि अधिक मात्रा में SO2 गैस बनती है। कॉपर पायराइट के लिए हम 4Fe2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2। नाइट्रस कक्ष में सोडियम नाइट्रेट को H2SO4 की उपस्थिति में दहन किया जाता है, जिससे कि HNO3 बनता है। इस HNO3 को जब हम और गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड हमको प्राप्त होते हैं। ग्लोबल कक्ष इसलिए एक अवशोषक कक्ष है। इस कक्ष में ऊपर से 65% सांद्रता का H2SO4 प्रवाहित करते हैं और नीचे से SO2 गैस और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ऊपर की ओर जाते हैं, जिससे कि टैंक में 70% सांद्रता का H2SO4 प्राप्त हो जाता है। लेड कक्ष में इस प्रकार से अभिक्रिया होती है 2SO2 + 2H2O + O2 = नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उपस्थिति में, जो कि एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं 2H2SO4। गैलूसाक कक्ष ये भी एक अवशोषक कक्ष है। इसमें जो गैसें SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड
लेड चैम्बर में अवशोषित नहीं हो पाते हैं, क्रिया नहीं कर पाते हैं, उनको गैलूसाक कक्ष में भरे हुए कोयले में अवशोषित करा देते हैं और उस कोयले का दहन नाइटर कक्ष में कर लेते हैं। लेड चैम्बर प्रोसेस की विभिन्न कक्षों में होने वाली अभिक्रियाओं को पढ़ने के बाद हम ये सीखेंगे कि लेड चैम्बर प्रोसेस में होने वाले रिएक्शंस को स्पष्ट करने के लिए कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। यदि हम लेड चैम्बर प्रोसेस में होने वाली रिएक्शन की स्टडी करें तो हम पाएंगे कि लेड चैम्बर प्रोसेस में ये रिएक्शन होती है 2SO2 + O2 + 2H2O = नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उपस्थिति में 2H2SO4। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, जिसको हम जल में अवशोषित करके H2SO4 का निर्माण कर लेते हैं। उपरोक्त रिएक्शन को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित दो सिद्धांत प्रचलित हैं। प्रथम सिद्धांत, जिसको हम पुराना मत भी कहते हैं, और द्वितीय सिद्धांत, जिसको हम आधुनिक मत कहते हैं। इन दोनों मतों में से, इन दोनों सिद्धांतों में से जो अधिक सिद्धांत प्रचलित है वह है हमारा आधुनिक सिद्धांत। उपरोक्त अभिक्रिया को प्रथम सिद्धांत के द्वारा हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है 2NO + O2 = 2NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है और हमको नाइट्रोजन का ऑक्साइड अर्थात नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से हमको प्राप्त हो जाता है। ये इस प्रकार बनने वाली SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड जल में अवशोषित होकर के H2SO4 का निर्माण करती है और ऐसा ही प्रक्रम लगातार चलता। आइए उपरोक्त रिएक्शन को समझने के लिए द्वितीय मत सेकंड कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट अधिक प्रचलित है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जल और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके एक माध्यमिक यौगिक नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाते हैं। माध्यमिक यौगिक वह यौगिक होते हैं जो कि अभिक्रिया में क्षण भर के लिए उत्पन्न होते हैं और तुरंत ही दूसरे उत्पादों में अपघटित हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट माध्यमिक यौगिक शीघ्रता से H2SO4 में अपघटित हो जाता है और हमको पुनः नाइट्रोजन के ऑक्साइड अर्थात नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः प्राप्त हो जाते हैं और ऐसा ही प्रक्रम चलता रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये एक चक्रीय विधि है। इस प्रकार हमारा यहाँ पर लेड चैम्बर प्रोसेस वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो लेक्चर को भली भांति स्टडी करेंगे। यदि आपकी कोई क्वेरी है या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं।